नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जोशीमठ में भू धसाव से उत्पन्न हालात की उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री कर रहे समीक्षा। कल प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा। सभी तरह के निर्माण कार्यों पर फिलहाल लगी रोक। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विस्तार के लिए राज्य में शुरू की जाएगी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। जंगली जानवरों से खेती को बचाने के लिए 130 करोड़ रुपए से कराई जाएगी फेंसिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में की मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता। राज्यों के साथ भागीदारी और तीव्र और सतत आर्थिक विकास पर सम्मेलन में दिया जा रहा जोर। और उत्तराखंड बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं 16 मार्च से। रामनगर में परीक्षा समिति की बैठक में 1 फरवरी से प्रयोगात्मक परीक्षाएं कराने का फैसला। मई के अंतिम सप्ताह में घोषित होंगे परीक्षा परिणाम। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजधानी स्थित सचिवालय में उच्चाधिकारियों के साथ जोशीमठ में उत्पन्न हालात की समीक्षा कर रहे हैं। इस उच्च स्तरीय बैठक में शासन, प्रशासन, पुलिस, आपदा प्रबंधन समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हैं। वहीं गढ़वाल मंडलायुक्त सुशील कुमार और आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ दल कल से जोशीमठ में है। इस दल में आपदा प्रबंधन विभाग, एनडीआरएफ, आईआईटी रुड़की आदि के विशेषज्ञ शामिल हैं। इस विशेषज्ञ दल ने आज दूसरे दिन भी प्रभावित क्षेत्रों का विस्तृत सर्वे किया। बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर को किस तरह बचाया जाए, लोगों को कैसे सुरक्षित किया जाए, उनके विस्थापन समेत तमाम पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। कल वे स्वयं हालात का जायजा लेने जोशीमठ जा रहे हैं। सभी लोगों के साथ इस पर एक गहन समीक्षा की रखी हुई है और हम पूरी तरह से जो वहां पर मैं कहूंगा कि दैवीय आपदा जैसी स्थिति है, उस स्थिति पर कैसे लोगों को ठीक प्रकार से रख पाएं, कैसे उनका ठीक प्रकार से विस्थापन कर पाएं, कैसे लोगों को सहायता दे पाएं, उसके अनुरूप आगे बढ़ने वाले हैं। हमारे आपदा प्रबंधन सचिव और हमारे अधिकारीगण कल से वहां पर गए हुए हैं और वो लगातार वहां का सर्वेक्षण कर रहे हैं। कल वहां जाऊंगा और मैं भी वहां जाकर देखूंगा कि किस प्रकार से हम बचाव के कार्य कर सकते हैं, किस प्रकार से शहर को बचा सकते हैं। जोशीमठ में भूधसाव की समस्या को देखते हुए चमोली जिला प्रशासन ने बीआरओ की ओर से कराए जा रहे हेलंग मारवाड़ी बाईपास के निर्माण के साथ ही एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्यों पर फिलहाल रोक लगा दी है। नगर पालिका जोशीमठ के क्षेत्रांतर्गत सभी तरह के निर्माण कार्यों पर भी अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। एहतियात के तौर पर जोशीमठ औली रोपवे का संचालन भी रोका जा चुका है। भूधसाव से प्रभावित परिवारों को शिफ्ट करने के लिए चमोली प्रशासन ने एनटीपीसी और एचसीसी कंपनियों को 2000 प्री फैब्रिकेटेड भवन तैयार करने को कहा है। भूधसाव बढ़ने से खतरे की जद में आए भवनों को चिन्हित किया जा रहा है। राहत शिविरों की भी व्यवस्था करते हुए वहां मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। किसी भी हालात से निपटने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस बल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्रों के सर्वे के लिए पहुंचे विशेषज्ञ दल का नेतृत्व कर रहे आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने बताया कि फिलहाल 561 घर ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं। इन परिवारों के संबंध में विस्तृत प्लान बनाया जा रहा है। इसके साथ ही जोशीमठ के ड्रेनेज सिस्टम पर भी जल्द काम शुरू होगा। उन्होंने बताया कि विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट के आधार पर शीघ्र ही तात्कालिक और दीर्घकालिक योजनाओं पर काम शुरू किया जाएगा। स्थिति बन के आ रही है, किस तरह से टेम्परेरी रिलीफ लोगों को दे सकते हैं, जो परमानेंट जो कार्य किए जा सकते हैं उसके संबंध में एक टेंडर निकाला भी गया है ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए, जियोफिजिकल स्टडी के लिए। तो उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। अभी हम वापस जाने के बाद इमीडिएट क्या कर सकते हैं, 50 तक के लोगों को अभी हम बाहर निकाले हैं। जैसा हमें रिपोर्ट मिली है 561 घरों में क्रैक्स काफी ज्यादा है।
तो उसके संबंध में एक इवैक्यूएशन प्लान हम तैयार कर रहे हैं। उसके जो मडी वाटर निकल रहा है, पानी के साथ जो मिट्टी भी निकल रही है, उससे ऐसा लगता है कि अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा, उसके कारण और धंसा बढ़ने की आशंका है। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारी संस्थाएं आई हैं साथ में, वाडिया है, GSI है, IIT रुड़की है, इनसे विचार विमर्श करके हम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में ग्राम्य विकास विभाग की बैठक लेते हुए कहा कि जंगली जानवरों से खेती और बागवानी की सुरक्षा के लिए राज्य के पर्वतीय जिलों में फेंसिंग कराई जाएगी। इसके लिए 130 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की तर्ज पर राज्य में मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के तहत नेपाल बॉर्डर के कुछ गांवों को चिन्हित कर विकसित किया जाएगा। पीएम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत राज्य के चीन की सीमा से लगे 4 ग्राम नीति, माणा, मलारी और गुंजी चिन्हित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि अमृत सरोवर योजना के तहत अब 1200 और अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य मिला है। इनसे लोगों की आजीविका को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी ध्यान दिया जाए। उन्होंने पशु बाढ़ के तहत लाभार्थियों को दी जा रही 48,000 रुपए की धनराशि में वृद्धि के लिए जल्द प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सेब और कीवी पर मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि वे हर 15 दिन में इसकी खुद समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न विभाग और कार्यदायी संस्थाएं जो भवन बना रही हैं, उन्हें पर्वतीय शैली में बनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। 3 दिन का ये सम्मेलन कल शुरू हुआ। इसमें राज्यों के साथ भागीदारी के साथ तीव्र और सतत आर्थिक विकास हासिल करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार, मुख्य सचिवों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और संबंधित विषय विशेषज्ञों समेत 200 से अधिक प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। ये सम्मेलन विकास और रोजगार सृजन तथा समावेशी मानव विकास पर जोर देते हुए विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सहयोगी कार्य योजना का आधार तैयार करेगा। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच भागीदारी को और बढ़ावा देने की दिशा में ये एक अन्य प्रमुख कदम होगा। सम्मेलन के दौरान 6 चयनित विषयों पर चर्चा की जा रही है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम, बुनियादी ढांचा और निवेश, जटिलताओं में कमी लाने, स्वास्थ्य और पोषण, महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास जैसे मुद्दों पर बल दिया जा रहा है। मुख्य सचिवों का पहला सम्मेलन पिछले वर्ष जून में धर्मशाला में आयोजित किया गया था। वक्त हो चला है छोटे से विराम का, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। It's another 6. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, OTP, CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार-बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर हो कि मैं RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद आप सभी का पुनः स्वागत। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की इस वर्ष की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं 16 मार्च से आरंभ होंगी, जो 6 अप्रैल तक चलेंगी। इस आशय का निर्णय आज रामनगर स्थित परिषद सभागार में आयोजित उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा समिति की बैठक में लिया गया। साल 2023 के बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम के निर्धारण के लिए आयोजित इस बैठक में तय किया गया कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 1 फरवरी से 28 फरवरी के बीच संपन्न कराई जाएंगी। परीक्षा समिति की बैठक के बाद बोर्ड के सभापति RK कुंवर ने बताया कि 9 से 14 अप्रैल के बीच 13 मुख्य संकलन केंद्रों से उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल 30 मूल्यांकन केंद्रों को भेजे जाएंगे। इन केंद्रों पर 15 अप्रैल से 29 अप्रैल तक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा।
30 अप्रैल से 24 मई के बीच परीक्षाफल का निर्माण और 25 से 31 मई के बीच परीक्षा परिणाम की घोषणा की जाएगी। उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं हैं 16 मार्च से प्रारंभ होंगी और 6 अप्रैल को समाप्त होंगी। फिर इसके बाद हम मूल्यांकन का कार्य करेंगे और लास्ट वीक मई के अंतिम सप्ताह में हम परीक्षा फल घोषित कर देंगे। इसके लिए जो परीक्षा समिति की आज बैठक हुई थी, इसमें हम लोगों ने काफी डिस्कस किया और जो परीक्षा की जो समय सारणी है वो भी हमने प्रकाशित कर दी है। जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस हैं वो 1 फरवरी से 28 फरवरी के मध्य संपन्न होंगे और लिखित परीक्षाएं उसके तत्काल पश्चात 16 मार्च से प्रारंभ होंगी और 6 अप्रैल तक वो समाप्त हो जाएंगी। बोर्ड के सभापति ने बताया कि इस साल हाई स्कूल में कुल 1,27,320 छात्र छात्राएं नामांकित हैं, जिनमें 3,813 प्राइवेट परीक्षार्थी हैं। इसी तरह इंटरमीडिएट में कुल 1,32,110 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिनमें 2,088 प्राइवेट परीक्षार्थी हैं। इस समय हाई स्कूल में 1,27,320 छात्र छात्राएं तथा इंटरमीडिएट में 1,32,110 छात्र छात्राएं प्रतिभाग करेंगे। कोटद्वार स्थित बेस अस्पताल को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लक्ष्य कार्यक्रम से जोड़ा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रसूति गृह और प्रसूति शल्य चिकित्सा की गुणवत्ता में सुधार करना है। अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर कुमार आदित्य तिवारी का कहना है कि इस संबंध में सर्वे के लिए बीते रोज केंद्र और राज्य स्तर से टीमें आई थी। अब ये टीम अपनी रिपोर्ट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि कोटद्वार का बेस अस्पताल जल्द ही अत्याधुनिक उपकरणों और सुविधाओं से लैस हो सकेगा। यहाँ कैथ लैब की स्थापना भी होने जा रही है। पास अभी एक टीम आई थी स्टेट से और उसके साथ ही सेंट्रल की टीम आई थी, क्योंकि हम स्टेट लेवल पर इस प्रोग्राम में क्वालिफाई कर चुके थे। तो उसमें सेंट्रल की टीम भी भेजी गई कि देखें हमारे और हम कैसे अपना कार्यविधि में सुधार कर सकते हैं। तो उस टीम ने भी निरीक्षण किया। अब उसके बाद वो एनालिसिस करके अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देगी। इसका मेन मकसद यही रहता है लक्ष्य का कि किस तरह से जो कार्यकलाप हम कर रहे हैं उनमें कैसे और सुधार करें, जिससे कि जनता को और बेहतर सुविधा मिल सके। जब उनकी टीम आई तो हमने उनको उस कैथ लैब के लिए जगह दिखा दी। उन्होंने उस जगह को पर्याप्त माना है और कहा इतनी जगह पर्याप्त है, इसमें कैथ लैब शुरू हो जाएगी। जब कैथ लैब लगेगी तो उससे एंजियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, ये सब हमारी उसमें आ जाएगी। कोटद्वार स्थित बेस अस्पताल पौड़ी जिले का प्रमुख अस्पताल है, जिसकी स्थापना साल 1952 में 2 बेड के साथ हुई। वर्ष 1981 में इसे 104 बेड के साथ संयुक्त चिकित्सालय और साल 2018-19 में 300 बेड के साथ बेस अस्पताल का दर्जा मिला। अस्पताल के प्रबंधक बलवीर सिंह रावत का कहना है कि अस्पताल को लक्ष्य कार्यक्रम से जोड़ा गया है। भारत सरकार का एक प्रोग्राम है नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विसेज, जो कि 2003 में लागू हुई थी। इसके अंतर्गत हमें सभी डिपार्टमेंटों को, अस्पताल के सारे डिपार्टमेंटों को क्वालिटी एश्योरेंस पे किसी तरह से क्वालिटी के मानकों पे खरा करने के लिए एक स्टैंडर्ड्स भारत सरकार के द्वारा दिए गए हैं, जिनके क्रम में हर डिपार्टमेंट को हमें अपग्रेड करना है। इसी क्रम में नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विसेज के ही एक पार्ट है लक्ष्य। इस क्रम में पिछले 2 साल से हम लगातार अपने लेबर रूम और ओटी का जो है इस मानकों पे लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।